हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लासेस विद अतुल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 11वीं की जो हिंदी की पुस्तक रहती है अंतरा, उसमें चैप्टर नंबर 3 जो रहता है कवि देव, जो इसके कवि रहते हैं, और NCERT का यह जो है सिलेबस रहता है। इसमें हम जो है कवि के साहित्यिक या जीवन परिचय के साथ साथ जो है इनके पद्य को भी हम करेंगे, जो कि सिलेबस में दिया गया है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इनके साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय के ऊपर, उसके बाद हम इनके पद्य को शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देव 1673 से लेकर 1767 तक इनका जो है समय रहता है, समय काल। महाकवि देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। औरंगजेब के पुत्र आलम शाह के संपर्क में आने के बाद देव ने अनेक आश्रयदाता बदले, किंतु उन्हें सबसे अधिक संतुष्टि भोगीलाल नाम के सहृदय आश्रयदाता के यहाँ प्राप्त हुई, जिसने उनके काव्य से प्रसन्न होकर उन्हें लाखों की संपत्ति दान की। अनेक आश्रयदाता राजाओं, नवाबों, धनिकों से संबंध रहने के कारण राज दरबारों का आडंबरपूर्ण और चाटुकारिता भरा जीवन देव ने बहुत निकट से देखा था। इसलिए उन्हें ऐसे जीवन से वितृष्णा हो गई थी। रीतिकालीन कवियों में देव बड़े प्रतिभाशाली कवि थे। दरबारी अभिरुचि से बंधे होने के कारण उनकी कविताओं में जीवन के विविध दृश्य नहीं मिलते, किंतु उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के मार्मिक चित्र प्रस्तुत किए हैं। अनुप्रास और यमक के प्रति देव में प्रबल आकर्षण है। अनुप्रास द्वारा उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र खींचे हैं। ध्वनि योजना उनके छंदों में पग पग पर प्राप्त होती है। श्रृंगार के उदात्त रूप का चित्रण देव ने किया है। देवकृत कुल ग्रंथों की संख्या 52 से लेकर 72 तक मानी जाती है। उनमें रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, अष्टयाम, सुमिल विनोद, सुजान विनोद, काव्य रसायन, प्रेम दीपिका आदि प्रमुख हैं। देव के कवित्व सवयवों में प्रेम और सौंदर्य के इंद्रधनुषी चित्र मिलते हैं। संकलित सवयवों में कवितों में एक और जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण हुआ है, वहीं रागात्मक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी सदैव संवेदनशीलता के साथ हुई है। यहाँ उनकी छोटी छोटी 3 कविताएं दी गई हैं। हंसी की चोट, जिसमें विप्रलभ श्रृंगार का अच्छा उदाहरण है। कृष्ण के मुंह फेर लेने से गोपियाँ हंसना भी भूल गई है। वे कृष्ण को खोज खोज कर हार गई है, और तो वे कृष्ण के मिलने की आशा पर जीवित हैं। उनके शरीर के पंच तत्वों में से अब केवल आकाश तत्व ही शेष रह गया है। और सपना कविता की बात करते हैं तो इसमें कृष्ण स्वप्न में गोपी को अपने साथ झूला झूलने को कहते हैं, तभी गोपी की नींद टूट जाती है और उसका स्वप्न खंडित हो जाता है। इसमें संयोग वियोग का मार्मिक चित्रण हुआ है। और दरबार कविता की बात करते हैं तो इसमें पतनशील और निष्क्रिय सामंती व्यवस्था पर देव ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अब चलते हम जो है
कविता पर इनकी कौन कौन सी कविता हैं। पहली कविता रहती है हंसी की चोट, जिसका हम जो है जिसकी हम व्याख्या करेंगे। हंसी की चोट, ये देव की जो है पहली कविता रहती है। इस कविता में देव ने क्या किया है कि विरह व्यथा का चित्रण किया है इसमें। किसका? नायिका का। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। हम जो है प्रसंग जो है व्याख्या में समझते हैं इसको। सांसनी ही सो समीर गयो अरु, आंसों ही सब नीर गयो डरी, तेज गयो गुण ले अपनो, अरु भूमि गई तन की तनुता करी। देव जिये मिली वेहे की आस की, आसहु पास आकाश रहियो भरी, जा दिन ते मुख फेरी हरी हंसी, हेरी हियो जू लियो हरी जू हरी। तो इसमें देव कवि जी क्या कहते हैं कि नायिका के जो है विरह व्यथा का इसमें जो है वर्णन किया गया है। इसमें देव कहते हैं कि सांसनी ही सो समीर गयो अरु, यानी कि नायिका के शरीर विरह नायिका से नायक जब दूर चला जाता है तो उसके विरह में उसे जो है बहुत दुख होता है नायिका को। और ऐसे में क्या होता है कि उसके जो पंच तत्व रूपी जो शरीर है उससे एक एक करते हुए जो है उसके पंच तत्व धीरे धीरे एक एक करके जो निकल रहे हैं। इसमें देव कवि यह कहने का प्रयास कर रहा है कि सांसनी ही सो समीर गयो, यानी कि सबसे पहले जो सांस रूपी जो तत्व था वह जो है नायिका के शरीर से जो है निकल रहा है और निकल गया है, और जिस कारण जो है उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। क्योंकि जब सांस नहीं, यानी कि वायु रूपी जो तत्व था वह जब शरीर से निकल रहा है तो ऐसे में उसे सांस लेने में जो दिक्कत हो रही है, यानी उसके शरीर में जो है वायु रूपी तत्व की कमी हो गई है। आगे है आंसुन ही सब नीर गयो डरी, यानी अब यहाँ कहते हैं कि आंसुनु, यानी कि इसके बाद जो वायु रूपी तत्व को के निकलने के बाद अब जो है आंसू यानी कि जल रूपी तत्व जो है उसके शरीर में जो है निकल रहा है। कैसे? आंसुओं के माध्यम से, यानी कि जब उसका जो है प्रेमी यानी नायिका का नायक जो है नायिका को छोड़कर चला जाता है तो ऐसे में उसके विरह में जो है दुखी होती है नायिका, और ऐसे में जब उसकी आंखों में आंसू आते हैं तो वह जल रूपी तत्व जो है बार बार जब निकल रहा होता है उसकी आंखों में से तो उससे जो है कमी होती है शरीर में, नायिका के शरीर में। सब नीर गयो डरी, यानी कि जो है कम होता जा रहा है। आगे तेज गयो गुण ले अपनो, तीसरा तत्व है यहाँ पे तेज या प्रकाश, यानी प्रकाश रूपी जो तत्व है वह भी धीरे धीरे जो है नायिका के विरह के कारण जो है निकल रहा है, और उसके प्रभाव के कारण जो जो तेज यानी गर्मी रूपी जो तत्व है तेज या प्रकाश, उससे क्या हो रहा है कि जब वह निकल रहा है तो उसका जो शरीर जो है ठंडा पड़ रहा है। किसका? नायिका का, यानी तेज की कमी हो रही है शरीर में। इसके बाद है अरु भूमि गई तन की तनुता करी, और इसके बाद गोपी नायिका नायिका के जो शरीर से जो है पृथ्वी रूपी यानी भूमि गई, पृथ्वी रूपी जो है तत्व भी उससे निकल रहा है विरह के कारण, और जिस कारण जो पृथ्वी रूपी तत्व के निकल जाने के कारण
जो है गोपी का शरीर नायिका का शरीर जो है तनुता यानी कि कमज़ोर होता जा शरीर जो है तन की तनुता यानी कि शरीर जो है कमज़ोर होता जा रहा है। देव जिये मिली वे ही की आस की। देव कवि कहते हैं कि जिस दिन से जो है प्रेमी, हाँ, देव कहते हैं कि जिए मिली वे ही की आस की। अब तो सिर्फ गो नायिका के लिए जो है जीने के लिए एक उसके नायक की आस ही बची है, यानी कि आस का अर्थ था आशा ही बची है जो उससे मिलने की मात्र के लिए तत्व। आंसू पास आकाश रहियो भरी। वो ही एक आंसू यानी कि आसी यानी आकाश रूपी या आस जो तत्व है वही अब एक बचा हुआ है। जा दिन ते मुख फेरी हरे हंसी। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस दिन से नायिका ने जो है नायक को उसके मधुर मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा है, उस दिन से जो है वह नायक के ऊपर से मोहित हो गई है। और लेकिन जैसे ही वह जो उसे उसको प्रेम जाल में फंसाने के बाद जो है छोड़कर चला जाता है, तो उसके बाद यह नायिका रूपी जो विरहणी है वह उसके विरह में रम जाती है। हेरी हियो जू लियो हरी जू हरी। और उस दिन से वह उसके आने का इंतज़ार कर रही है और उसके जो है दुख में, उसके विरह में जो है जल रही है या आंसू बहा रही है। तो ये था जो है हंसी की चोट, ये कविता जो कि पहली हमारी कंप्लीट हो चुकी है कवि देव जी की। यह है श्री कृष्ण को इसमें माध्यम बनाया गया है और जब से यानी कि हंसमुख श्री कृष्ण छोड़कर चले जाते हैं और नायक नायिका के रूप में जो है दर्शाया गया है इसमें। अब नेक्स्ट है दूसरी कविता है, छोटी छोटी कविताएं दी गई है इसमें कवि देव जी की। और सेकंड कविता रहती है यहाँ सपना कवि देव जी की। इसमें थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि सपना कविता में इसमें कह रहे हैं कि गोपी, इसमें जो गोपिका है उसको एक स्वप्न होता है जिसमें कि श्री कृष्ण उन्हें जो है या उनके जो प्रेमी होता है वह उन्हें जो है झूला झूलने के लिए जो है आमंत्रित करता है अपने साथ। लेकिन जैसे ही वह जो है झूला झूलने के लिए उठती है तो जो गोपिका का सपना जो है वह टूट जाता है। तो इसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको समझते हैं और जानते हैं। जहरी झरी झीनी बूंद है परती मानो, घरी घरी घटा घेरी है गगन में। आनी कहियो श्याम मोसो चलो झूलेवे को आज। फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में, चाहत उड़ियो ही उठी गई सो निगौड़ी नींद। सोए गए भाग मेरे जानी वा जग में, आंख खोली देखो तो न घन है न घनश्याम। बेइछाई बूंदे मेरी आंसू है लेकिन मैं। इसमें क्या कहते हैं, झरी झरी छीनी बूंद है परती मानो। यानी यहाँ कवि देव कहते हैं कि बरसात का मौसम है और उसमें झरी झरी यानी झरझर करके जो है झीनी पानी की बूंद जो है कम मात्रा में यानी थोड़ी थोड़ी करके जो है बह रही है। ठीक है, परती मानो यानी पड़ रही है मानो। घरी घरी घटा घिरी है गगन में।
और घनघोर काले बादलों ने जो है क्या किया हुआ है, घटा का बादलों की जो काले बादल होते हैं उनकी उन्होंने जो घेरा हुआ है, किसको, गगन यानी आकाश को घेरा हुआ है। आनी कहियो श्याम मोसो, चलो झुलेबे को आज। ऐसे में क्या होता है कि श्री कृष्ण जी अपनी प्रेमिका को कहते हैं कि जैसे उन्होंने आमंत्रित किया हो, आमंत्रित करते हैं वह प्रेमिका को। अब स्वप्न हो रहा है यहाँ पे जो है प्रेमिका को उनकी, इसके बारे में कह रहे हैं। यानी एक गोपिका दूसरी गोपिका से कहती है, एक सखी दूसरी सखी से अपने सपने का के बारे में कह रही है कि मुझे ये सपना हुआ है, तब ये घटना घट रही है। आनी कहियो श्याम मोसो, चले झूलेवे को आज। और ऐसे में जो है श्री कृष्ण जी जो है आमंत्रित करते हैं किसको, झूला झूलने के लिए गोपिका को अपने साथ। और ऐसे में फूली नौ समानी भई ऐसी हो मगन में। और ऐसे में जो है गोपिका को खुशी होती है कि मुझे जो है झूला झूलने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, और ऐसे में उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। चाहत उड़ियोई उठी गई सो निगोड़ी नींद। और जैसे ही वह जो है श्री कृष्ण के साथ जो है झूला झूलने के लिए जो है अपनी इच्छा से उठ जाती है, तो उसकी नींद एकदम से जो है टूट जाती है, और उसे क्रोध आता है कि यह मेरी नींद जो है यह निगोड़ी नींद उठोई चाहत उठी गई सो निगोड़ी नींद। यह नींद, निगोड़ी का अर्थ होता है निर्दयी। ये नींद कैसी है, मेरी निर्दयी है, जो इसने मेरे सपने को भी पूरा होने नहीं दिया, या इतना अच्छा सपना आया था गोपिका को। ये गोपिका के अपने मनोभाव यहाँ पे उभर कर सामने आ रहे हैं। सोए गए भाग मेरे जानी बा जगन में। और ऐसे में गोपी का जो है अपने आप को कोस रही है कि मेरे भाग जो है सोए हुए हैं, जो कि जानी व जगम में जगन सोए गए भाग मेरे जानी व जगन में। यानी कि मेरे भाग जो है सो गए हैं, यानी कि मेरे जो है यह सपना भी पूरा नहीं हुआ, यानी कि मैं जो श्री कृष्ण के साथ जो झूला झूलने वाली थी, लेकिन अपने आप को कोस रही है, अपने भाग्य को कोस रही है कि मुझे ये अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ। आंख खोली देखो तो न घन है न घनश्याम। और सपने के टूटने के बाद क्या होता है, उसकी आंख तो खुल जाती है गोपिका की, और तब वह पाती है कि न तो यहाँ पे घन है, न तो बादल है, न यहाँ पे घनश्याम यानी कि श्री कृष्ण है। बेइछाई बूंदे मेरे आंसू है दृगन में। यानी कि जो बूंदे उसे जो है सपने में दिखाई दे रही थी, जो बरसते हुए बादल दिखाई दे रहे थे, छोटी छोटी करके जो बूंद बह रही थी, वह जो है बादल की बूंदों की बजाय, बारिश की बूंदे की बजाय जो है उसके आंखों में निकले हुए जो है आंसू थे यानी कि अश्रु थे। ठीक, तो ये जो है यहाँ पे दूसरी कविता भी जो है कंप्लीट होती हुई, जो कि थी सपना। सपना यानी कि गोपिका को स्वप्न होता है जिसमें कि वह, जिसमें श्री कृष्ण की जो है उन्हें आग्रह करता है झूला झूलने के लिए, लेकिन जैसे ही वह उठती है तो पाती है कि वह या तो सपना था जो कि पूरा भी नहीं हो पाया, यानी कि बीच में ही टूट गया। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया दूसरी कविता। अब यहाँ पे तीसरी कविता है कवि देव जी की दरबार। बहुत ही अच्छी कविता है। दरबार कविता में पहले इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा कि दरबार कविता में जो कवि देव जी का जो अधिक जो समय जो है राज दरबारों में बीता, अलग अलग राजाओं के राज दरबार में। तो इसमें इन्होंने जो है अपने अनुभव को बताया है कि राज दरबार में जो विलासिता का जो है, विलासिता पूर्वक जो जीवन होता है, विलासितापूर्ण जो जीवन होता है राज दरबार में, उसके बारे में यहाँ पे यथार्थ चित्रण किया गया है। तो क्या कह रहे हैं देव, साहिब साहिब अंत मुसाहिब मोक सभा वहिरी रंग
रंगरीज को माच्यो। भूलियो तहाँ पटकयो घट ओ घट बूढ़ीवे, को काहू कर्म न बाच्यो। वेश न सूझियो कहियो समझियो न, बतायो सुनियो न कहा रुचि राच्यो। देव तहाँ निबरे नट की बिगड़ी मति को, सगरी निसी नाच्यो। इसमें कवि देव कहते हैं कि साहिब अंध यानी राज दरबार के वातावरण के बारे में, जो विलासिता पूर्वक जो वातावरण है उसके बारे में यहाँ यथार्थ चित्रण कर रहे हैं। कह रहे हैं कि देव जो है इनकी राजा जो ऐसे जो विलासिता पूर्ण जो माहौल में जो राजा है साहिब अंध, वह जो है एक अंधे के समान है। राजा अंधा हो गया है, उसे सिर्फ विलासिता ही दिखाई दे रही है चारों तरफ, इसके अलावा उसके लिए कोई महत्व नहीं किसी चीज़ का। मुसाहिब मूक, और जो उस राज दरबार में जो राज दरबार में जो दरबारी है वो कैसे हो गए हैं, मूक हो गए हैं, बिल्कुल चुप हो गए हैं। इस चीज़ को बस देखते ही जा रहे हैं। कोई कुछ गलत भी कर रहा है तो उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। यह यहाँ पे कवि देव जी कहना चाहते हैं और कह रहे हैं कि सभा वहीरी, सभा वहीरी, वही का अर्थ होता है यानी कि बहरी। सभा भी जो है, जो सभा के लोग हैं वह अभी बहरे हो गए हैं, वह अभी कुछ बुरी बातों को जो अनसुना कर रहे हैं। बहरे उन्हें अपने आप को बहरा बना दिया उन्होंने। जो भी गलत हो रहा है वहाँ पे काम विलासिता पूर्वक जीवन जी रहे हैं, इसके खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा है और बस चुपचाप कान बंद कर किया हुआ है उन्होंने। आगे है रंग रीज को माच्यो, और रंग के ऊपर ही जो रीझ रहे हैं यानी कि सुंदरता को ही उन्होंने अपना सब कुछ बनाया हुआ है। तो कहने का अर्थ यह ऐसा है कि जो राजा ही विलासिता के वातावरण से डूबा हुआ है और वो उसके प्रभाव से जो है ग्रसित है, तो फिर दूसरों को ये इन सभी का जो दरबारी है या फिर सभा है, इनका तो ये हाल होना तो फिर आवश्यक ही है। आगे है भूलियो तहाँ भटकियो घट ओ घट, बोड़ीवे को काहू कर्म न बाच्यो। और कह रहे हैं यह कि यहाँ पे जो कर्म का कोई भी जो है काम नहीं है, यानी कर्मण्य है ही नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे। भूलियो तहाँ यानी भटकियो घट, और जो है कर्म भी अपना काम करना यानी कि जैसे भूल गया हो। ये यहाँ पे कवि कह रहे हैं भटकियो घट, यानी कि जैसे जो है सब कुछ जो है भूल गया हो कर्म, और अपना काम और अपना रास्ता इधर उधर जो भटक रहा हो कर्म, यह देव जी कह रहे हैं। आगे है वेश न सूझियो कहियो समझियो न, बतायो सुनियो न कहाँ रुचि राच्यो। यानी कि वेश न सुनियो, और कोई किसी का कोई भी वेश हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो दरबारी हो, चाहे वो सैनिक हो, कोई भी किसी ने कुछ भी वेश धारण किया हो, या चाहे वो कलाकार हो, उसकी कोई यहाँ पे वेश की कोई वैल्यू ही नहीं दी जा रही उसको। कहियो समझो ना, और कोई अगर कह भी रहा है तो उसको समझ नहीं रहे। बताइयो सुनियो ना, और कोई बता भी रहा है तो कोई सुन भी नहीं रहा है। कहाँ रुचि राज्य, तो ऐसे में किस चीज़ की रुचि होगी एक प्रशासन को चलाने के लिए। आगे देव तहाँ निवरे नट की बिगड़ी मति को सगरी निसी नाच्यो। अब यहाँ पे अंत में कवि देव जी कहते हैं कि ऐसे दरबार में यदि कोई जो कलाकार है वो रात भर भी नाचे तो कितना भी ना नाचे रात भर,
पर फिर भी उसकी कोई यहाँ पे मूल्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो उसकी कलाओं, कोई भी जो नृत्यकार है या फिर कोई जो यहाँ पे कला का प्रदर्शन करने वाला है, कला को जानता हो, उसकी कलाकारी की कला की वैल्यू या मूल्य जो है वहीं पर है जहाँ पे उसे समझा जाए। जब दरबार में ही विलासिता का वातावरण हो रहा है या एक जो है वेशभूषा, अधिकारी की वेशभूषा को भी मान्यता नहीं मिल रही है, तो ऐसे में फिर इस कलाकार की कला का क्या महत्व होगा? उसकी चाहे वो पूरी रात भी वहाँ पे नृत्य करे, नाचे गाए या फिर अपनी कला को दिखाए, पर फिर भी उसकी वैल्यू वहाँ पे नहीं होगी। और इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं देव कह रहे हैं कि तहाँ निबरे नट की बिगड़ी मती को सगरी निसी नाचो। चाहे कितना भी वहाँ पे नाचे, कितनी भी अच्छी कला को दिखाए, परंतु किंतु वहाँ पे इसका कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि राजा ही विलासिता के वातावरण में राजपाट या सब कुछ अधिकारी से लेकर सभी जो है भ्रष्ट हो गए हैं। तो ऐसे भ्रष्ट प्रशासन में जो है किसी के साथ जो है न्याय कैसे हो सकता है? तो बस यह दरबार जो कविता है यह भी हमारी जो कंप्लीट हो गई है। इसमें क्या बताया गया था कि दरबार में जो विलासिता का वातावरण है वो उसका जो प्रभाव है उसको यहाँ पे दिखाया गया था या चित्रित किया गया था। तो ये थे कवि देव जी की छोटी छोटी कविताएं, जो कि +1 की जो बुक रहती है अंतरा, उसमें जो है 3 छोटी छोटी कविताएं दी गई थी, जो कि हमने आज जो है आपके समक्ष जो है आपके सामने जो है कंप्लीट करी है। और कैसी लगी वीडियो आप हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल से जुड़ें। धन्यवाद।